तो आज क्लास 11 केमिस्ट्री में वीडियो नंबर 1 में मैं सुनील सर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देखिए, जो पाठ 1 है उसका नाम आप देख रहे हैं, रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं, यानी सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो आज इसी का हम लोग अध्ययन करने वाले हैं, रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणा। आइए हम लोग सबसे पहले रसायन विज्ञान से ही शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि आखिर रसायन विज्ञान होता क्या है। देखिए, रसायन विज्ञान अणुओं और उनके रूपांतरण का विज्ञान है। यह न केवल एक 100 तत्वों का विज्ञान है, बल्कि उनसे निर्मित होने वाले असंख्य प्रकार के अणुओं का भी विज्ञान है। इस बात को किसने कहा था? तो रोनाल्ड हॉफमैन ने कहा था। कभी मत भूलिएगा इसको। तो यह है रोनाल्ड हॉफमैन की बात, जिसने अपनी बातों को इस तरीके से कहा था कि ये विज्ञान की कुछ अवधारणाएं हैं जिसके बारे में वो, तो ये रसायन विज्ञान की डिफिनेशन रहा रोनाल्ड हॉफमैन के द्वारा। तो विज्ञान बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे लिए, और जो रसायन विज्ञान है उसका बहुत हमारे जीवन में महत्व है। तो अब एक नया जो आपके पास हेडिंग आता है जिसका नाम होता है रसायन विज्ञान का महत्व। क्या महत्व है? तो आप बता सकते हैं कि रसायन जैसा आज हम इसे समझते हैं बहुत पुराना विज्ञान नहीं है। रसायन का अध्ययन केवल उसके ज्ञान के लिए नहीं किया गया है, बल्कि यह 2 रोचक वस्तुओं की खोज के कारण उभरा था। पहला कि पारस पत्थर जो लोहे और तांबे जैसे धातुओं को सोने में बदल सकता हो, इसके लिए रसायन विज्ञान का अध्ययन करते हैं। दूसरा, अमृत जिससे अमर तत्व प्राप्त हो जाए, यह भी रसायन विज्ञान का देन ही है। तो आइए कुछ और समझते हैं रसायन विज्ञान के अंतर्गत। पुरातन भारत में लोगों को आधुनिक विज्ञान के उभरने से बहुत पहले से अनेक वैज्ञानिक तत्वों की जानकारी थी। वह उस ज्ञान का उपयोग जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में करते थे। रसायन का विकास प्रमुखतः 1300 से 1600 ईस्वी वर्ष में कीमिया शब्द से हुआ था, औसत रसायन के रूप में हुआ। आधुनिक रसायन ने 18वीं शताब्दी में यूरोप में कुछ एल्केमी परंपराओं के पश्चात आकार प्राप्त किया, जो यूरोप में अरबों द्वारा लाई गई थी। यानी जो अरब था, अरब के द्वारा यूरोप में ये रसायन विज्ञान लाया गया था। तो ये था, अध्ययन कर सकते हैं आप इसको। अब देखिए, एक प्रश्न आता है जिसका नाम होता है रसायन विज्ञान का महत्व। देखिए, हम जानते हैं कि विज्ञान में बहुत महत्व है। रसायन विज्ञान आप जो देख रहे हैं इसका हमारे जीवन में भी बहुत महत्व है। लिखा भी गया है कि विज्ञान में रसायन विज्ञान की महत्वपूर्ण भूमिका है, जो प्राय विज्ञान की अन्य शाखाओं के साथ अभिन्न रूप से जुड़ी हुई है। रसायन विज्ञान के सिद्धांतों का व्यवहारिक उपयोग विभिन्न क्षेत्रों जैसे मौसम विज्ञान, मस्तिष्क की कार्यप्रणाली, कंप्यूटर और प्रचालन तथा उर्वरकों, क्षारों, अम्लों, लवणों, रंगों, बहुलकों, दवाओं, साबुनों, अपमार्जकों, धातुओं, मिश्र धातु आदि सहित नवीन सामग्री के निर्माण में लगे रासायनिक उद्योगों में होता है, बता सकते हैं। रसायन विज्ञान राष्ट्र की अर्थव्यवस्था में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मानव के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने हेतु भोजन, स्वास्थ्य सुविधा की वस्तुएं और अन्य सामग्री की आवश्यकताओं को पूरा करने में भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। विभिन्न उर्वरकों, जीवाणुनाशकों तथा कीटनाशकों की उत्तम किस्म का उच्च स्तर पर उत्पादन इसके कुछ उदाहरण हैं। रसायन विज्ञान प्राकृतिक स्रोतों से जीवन रक्षक का भी कार्य करता है। कितना महत्वपूर्ण है, थोड़ा और देखते हैं इसके महत्व में। रसायन विज्ञान के और क्या क्या महत्व होते हैं, थोड़ा सा और देखते हैं इसके बारे में। तो और कुछ बातें इसमें लिखी गई है। देखिए कि औषध के निष्कर्षण की विभिन्न विधियां बताता है और उनके संश्लेषण को संभव बनाता है। ऐसी औषधि के उदाहरण है कैंसर की चिकित्सा में प्रभावी औषधियाँ जैसे सिस्प्लाटिन तथा टेक्सोल, और एड्स से ग्रस्त रोगियों का उपचार हेतु उपयोग में आने वाली औषधि है एजिडोथाइमिडीन, जो कि रसायन विज्ञान के देन है। आगे कह सकते हैं रसायन विज्ञान राष्ट्र के विकास में भी अत्यधिक योगदान देता है। तो याद रखना, ये पहले तो आप ये चीज़ और ये चीज़ दोनों को आप याद रखेंगे।
रसायन विज्ञान राष्ट्र के विकास में भी अत्यधिक योगदान देता है। रसायन सिद्धांतों का बेहतर जानकारी होने के बाद अब विशिष्ट चुंबकीय, विद्युतीय और प्रकाशीय गुणधर्म युक्त पदार्थ संश्लेषण करना संभव हो गया है, जिसके फलस्वरूप अतिचालक, सिरेमिक, सुचालक, बहुलक, प्रकाशीय फाइबर जैसे पदार्थ संश्लेषित किए जा सकते हैं। रसायन विज्ञान के उपयोग वस्तुएं जैसे अम्ल, क्षार, रंजक, बहुलक इत्यादि बनाने वाले उद्योग स्थापित करने में सहायता की है। यह उद्योग राष्ट्र की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं और रोजगार उपलब्ध कराते हैं। पिछले कुछ वर्षों में रसायन शास्त्र की सहायता से पर्यावरणीय प्रदूषण से संबंधित कुछ गंभीर समस्याओं को काफ़ी सीमा तक नियंत्रित किया जा चुका है। उदाहरण, समतापमंडल में ओजोन अवक्षय उत्पन्न करने वाला पर्यावरण प्रदूषक क्लोरोफ्लोरोकार्बन, याद करो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो कि बहुत अधिक हानि पहुंचाता है, जो ओजोन अवक्षय होता है, अर्थात CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन सदृश पदार्थों के विकल्प सरलतापूर्वक संश्लेषण कर लिए गए हैं, परंतु अभी भी पर्यावरण की अनेक समस्याएं रसायनविदों के लिए, रसायनविद कैसा कहते हैं जो रसायन विज्ञान के वैज्ञानिक होता है, रसायनविदों के लिए गंभीर चुनौती बनी हुई है। ऐसी ही एक समस्या है ग्रीन हाउस गैसें जैसे मेथेन, याद करो ग्रीन हाउस गैसें मेथेन, कार्बन डाइऑक्साइड आदि का प्रबंधन। रसायनविदों की भावी पीढ़ियों के लिए जैव रासायनिक प्रक्रिया की समझ, रसायनों के व्यापक स्तर पर उत्पादन हेतु एंजाइम का उपयोग और नवीन मोहक पदार्थों का उत्पादन और नई पीढ़ी के लिए कुछ बौद्धिक चुनौतियां हैं। ऐसी चुनौतियों का सामना करने के लिए हमारे देश तथा अन्य विकसित देशों को मेधावी और सृजनात्मक रसायनविदों की आवश्यकता है। एक अच्छा रसायन यज्ञ बनने के लिए तथा ऐसी चुनौतियों को स्वीकार करने के लिए रसायन के मूल अवधारणा को समझना आवश्यक है, जो कि द्रव्य की प्रकृति से प्रारंभ होता है। आइए हम द्रव्य की प्रकृति से प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले आप एक चीज़ पढ़ेंगे, देखिए द्रव्य की अवस्थाएं। लेकिन सबसे पहले मैं एक आपको बता दूं कि आखिर द्रव्य होता क्या है। तो आप कह सकते हैं कि द्रव्य वह होता है जिसमें भार पाया जाता है, जिसमें द्रव्यमान पाया जाता है और जिसमें स्थान घेरने की क्षमता पाई जाती है। ये बात आप जरूर याद रखेंगे। द्रव्य की अवस्थाएं की बात करता है तो आप कह सकते हैं कि द्रव्य वह होता है जिसमें भार पाया जाता है, जिसमें द्रव्यमान पाया जाता है, जिसमें स्थान घेरने की क्षमता पाई जाती है। अब आइए द्रव्य की अवस्थाएं। आप ये जानते हैं कि द्रव्य की 3 भौतिक अवस्थाएं संभव है, ठोस, द्रव और गैस। यानी जो द्रव्य होता है, द्रव्य की 3 अवस्थाएं संभव है, ठोस, द्रव और गैस। इन तीनों अवस्थाओं में द्रव्य के घटक कणों का चित्र दर्शाया गया। देखिए ये ठोस है, ये जो आप देख रहे हैं आकृति, ये ठोस है, ये द्रव है और ये क्या है, गैस है। ठोस, द्रव, गैस। आपको मैं थोड़ा सा बता दूं ठोस किसे कहते हैं। यहीं से याद करिए कि ठोस वे पदार्थ होते हैं जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है। ठोस वे पदार्थ होते हैं जिसका आकार और आयतन दोनों क्या होता है, निश्चित होता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ठोस कहते हैं। तो जरूर आप याद रखेंगे। इसके कण बहुत पास पास होते हैं। एक होता है द्रव, तो कह सकते हैं कि द्रव वह होता है जिसके कण ठोस के तुलना में थोड़े दूर दूर होते हैं। एक होता है गैस, तो कह सकते हैं गैस वह होता है जिसके कण बहुत दूर होते हैं। ये होता है ठोस, द्रव और गैस। देखिए ठोसों में ये कण एक दूसरे के बहुत पास क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित रहते हैं। मैंने आपको बताया कि जो ठोस आप ये देख रहे हैं इसके कण जो होते हैं बहुत ही पास होते हैं। पहला तो बात ये बता देंगे। दूसरा का ये बहुत गतिशील नहीं होते हैं, माने बहुत अधिक इसमें गति भी नहीं होती है। आप ईंट वगैरह जो देखते हैं ना बहुत अधिक गति भी नहीं करते हैं। उसके बाद से द्रवों में कण पास पास होते हैं फिर भी वह गति कर सकते हैं। जैसे पानी का आप नाम सुनते हैं, कण बहुत पास पास होते हैं लेकिन फिर भी वह गति कर सकते हैं आगे, फिर भी वह गति कर सकते हैं। लेकिन ठोसों या द्रवों की अपेक्षा गैसों में कण बहुत दूर दूर होता है। जो गैस आप देख रहे हैं, आप देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह जो होता है ना, इसके कण जो होते हैं बहुत दूर दूर होते हैं। वे बहुत आसानी तथा तेजी से गति कर सकते हैं। कणों के इन व्यवस्थाओं के कारण द्रव्य की भौतिक अवस्थाओं के निम्नलिखित अभिलक्षण होते हैं। तो जो आपकी द्रव की अभिलक्षण देखिए, पहला आपका दिया है ठोस का निश्चित आयतन और निश्चित आकार होता है। ये तो आपको बहुत पहले से याद होगा ना कि जो ठोस होता है इसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है। दूसरा कह सकते हैं कि द्रव का निश्चित आयतन होता है परंतु आकार निश्चित नहीं होता है, माने आकार निश्चित नहीं होता है। वह उसी पात्र का आकार ले सकता है जिसमें उसे रखा जाता है। बात समझ रहे हैं ना। जो पानी वगैरह होता है, पानी हुआ, दूध हुआ, ये सब द्रव होता है।
इसका आयतन निश्चित होता है, लेकिन जो आकार होता है अनिश्चित होता है। तो इससे हम कह सकते हैं गैस का आयतन या आकार कुछ भी निश्चित नहीं रहता है, वह उस पात्र के आयतन में पूरी तरह फैल जाता है जिसमें उसे रखा जाता है। आप छोटा सा बर्तन में रखेंगे तभी रह सकता है, बहुत बड़ा बर्तन में, पैक बर्तन में रखेंगे तभी रह सकता है। अब देखिए, ताप और दाब के परिस्थितियों के परिवर्तन द्वारा द्रव्य की 3 अवस्थाओं को एक दूसरे में परिवर्तित किया जा सकता है। याद करो, मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ यहाँ पर कि गलनांक आपसे पूछेगा। गलनांक तो वह निश्चित, आप जिस पर ठोस को गर्म करते हैं तो वह द्रव में बदल जाता है, उसी को गलनांक कहता है। हिमांक पूछी नू तो सुनते रहना, हिमांक जब कहेगा तो वह निश्चित, आप जिस पर जब किसी द्रव को ठंडा करते हैं तो ठोस में बदल जाता है, ठंडा कर जाई जमना होता है तो उसे हिमांक कहते हैं। एक होता है क्वथनांक, जब द्रव को तेजी से हम लोग गर्म करते हैं तो वह वाष्प में या गैस में बदल जाता है, उसको क्वथनांक कहते हैं। एक होता है वाष्पन, जब द्रव को धीरे धीरे गर्म करते हैं तो द्रव में बदल जाता है, उसको वाष्पन कहते हैं। और उसके बाद से एक ऊर्ध्वपातन होता है। ऊर्ध्वपातन में बता सकते हैं कि जब हम लोग ऊर्ध्वपातन में जब ठोस को गर्म करते हैं तो बिना द्रव में बदले सीधे गैस में बदल जाता है, तो उसको ऊर्ध्वपातन कहते हैं। उसके बाद से एक होता है, तो इस तरीके से होता है ना, कुछ बातें आपकी होती है जो बता सकते हैं। तो चलिए अब इसके बाद से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।